स्टूडेंट वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज अभिराव। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आंसर की के ऑब्जेक्शन को लेकर। जैसे देखिए, आपका 16 तारीख को आपका एग्जाम था संडे को, प्लस आपका 17 तारीख को आंसर की आ गया। सभी स्टूडेंट ने अपने अपने जितना भी उन लोगों ने जो जो ऑप्शन टिक किया था, लगाया था, अपना पेपर उन लोगों ने मिला लिया। किसी के 30 से 40 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 40 से 50 के बीच में बन रहा है, किसी के 50 से 60 के बीच में बन रहा है। सभी लोगों ने अपने अपने मार्क्स शेयर किए। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार मतलब कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट कह भी रहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चन में हमें डाउट है। ठीक है, आयोग के आंसर गलत है। ऐसा स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें लग रहा है इसका आयोग ने जो आंसर की जारी किया है उसमें कोई स्टूडेंट कह रहा है 5 क्वेश्चन गलत है, कोई स्टूडेंट कह रहा है सर 10 क्वेश्चन गलत है, कोई स्टूडेंट कह रहा है सर 3 क्वेश्चन लगभग मुझे रॉन्ग लग रहा है। तो मैंने सभी स्टूडेंट से ऑब्जेक्शन, मतलब जो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, मैंने सभी स्टूडेंट से मांगा है कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए जो जो क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, उसको मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा। और अगर उस पर गलतियाँ लग रही हैं कि हाँ आयोग ने जो आंसर भेजा है उस पर अगर गलती है, आयोग का आंसर अगर गलत है, तो आप अभी अभी ऑब्जेक्शन कर दीजिए। 23 या 24 तारीख से पहले आप ऑब्जेक्शन लगा दीजिए, कर दीजिए। क्योंकि एक नंबर अगर आपका बढ़ जाएगा तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, एक एक नंबर इस समय इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। एक नंबर से कोई मेरिट में आ जाएगा, कोई मेरिट से बाहर हो जाएगा, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप जितने भी स्टूडेंट ने जो हमें पर्सनल हमें क्वेश्चन जो सेंड किया था कि सर इस क्वेश्चन पे ज़रा डिस्कस कर लीजिए, क्या इस आयोग के आंसर सही हैं या गलत हैं, ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक बार सर क्लियर कर दीजिए। तो आज मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा, पूरा पेपर सॉल्यूशन नहीं होगा। जो जो स्टूडेंट ने भेजा है सिर्फ उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पे स्टूडेंट को डाउट है। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, हाँ ये जो, चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने भेजा हुआ है, इस क्वेश्चन पे उसको डाउट है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऋणदाता द्वारा देनदार को कौन सी छूट दी जाती है। ठीक है, क्रेडिटर द्वारा डेटर्स को कौन सा डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आयोग ने जो आंसर सेट किया है वो दिया आयोग ने कैश डिस्काउंट, और मेरे हिसाब से कैश डिस्काउंट आपका सही है। ट्रेड डिस्काउंट कब होता है? जैसे जब मान लेते हैं हम अपना माल जब बेचते हैं, हम सेलिंग करते हैं, गुड्स वगैरह सेल करते हैं, तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है वो ट्रेड डिस्काउंट देता है। इससे जो गुड्स की जो मतलब कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ट्रेड डिस्काउंट जैसे 10% ऑफ, 20% ऑफ, जैसे अभी मार्ट, फैमिली मार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे 10% ऑफ, 20% ऑफ ये डिस्काउंट दिया जाता है। वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, माल बेचते समय दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट पेमेंट करते समय, जैसे मान लेते हैं मेरा ही कोई कस्टमर है, मैंने उसे कहा कि भैया चलो सीधा सीधा 20% मैं आपको छूट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, जितना पैसा बाकी है वो मुझे पे कर दो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट सही है। आयोग ने लगभग कैश डिस्काउंट ही कंसीडर किया है, तो इस क्वेश्चन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। ये मेरे हिसाब से सही लग रहा है। ठीक है, बाकी जब गूगल करेंगे तो गूगल पे आपको दोनों आंसर यहाँ पे पता चला है, ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है और कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। लेकिन अगर आप बेसिकली अगर अच्छे से अगर आप रीड करेंगे कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। और सेंस से तो लगभग यहाँ पे आपका कैश डिस्काउंट सही आंसर बन रहा है, तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भी अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे और किस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने डाउट भेजा है। हाँ, और यहाँ पे जो मैं मैच कर रहा हूँ ये, हाँ, इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट ने डाउट सेंड किया है। ठीक है, और स्टूडेंट का कहना है कि सर इसमें आंसर इनकम टैक्स रहेगा, और जबकि आयोग ने सेल टैक्स यहाँ पे अपना आंसर लगाया हुआ है। जो आंसर की है उसमें सेल टैक्स सही आंसर माना गया है। तो देखिए मैंने इसको चेक किया है, और बेसिकली इसका जो राइट आंसर रहना चाहिए वो इनकम टैक्स रहना चाहिए। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इनकम टैक्स आपकी इनकम पे टैक्स लिया जाता है, इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसका आपके माल के बेचने से, मतलब सेलिंग गुड्स, ठीक है, माल के बेचने से इसका कोई संबंध नहीं है। समझ में आया? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं ये आपकी सेल्स रेवेन्यू का पार्ट्स नहीं है। बाकी सेल टैक्स ये अब पूरी तरीके से हट गया है जीएसटी के आने से, वरना जीएसटी जब नहीं था तो सेल टैक्स ही लगता था और ये रेवेन्यू का पार्ट्स था। तो ये तो आपके रेवेन्यू का पार्ट्स नहीं, मतलब अभी इस समय जीएसटी आ गया है ना, तो जीएसटी के जगह पे, मतलब इसके जगह पे जीएसटी लग रहा है, तो ये तो आपका रेवेन्यू का पार्ट्स है। ठीक है, और कस्टमर से बिक्री कर लिया भी जाता है, मतलब जीएसटी टैक्स आपसे लिया जाता है कस्टमर से। प्रोडक्शन शुल्क ये हम लोग नहीं पे करते हैं, ये मैन्युफैक्चरर पे करते हैं, जो माल वगैरह तैयार करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं वो सरकार को पे करते हैं। तो ये भी माल के खरीदने बेचने से रिलेटेड ये भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी एक तरीके का टैक्स है। कस्टम ड्यूटी आपका, मतलब कस्टम टैक्स आपका जो हो गया, माल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर ये टैक्स लगता है, तो ये भी गुड्स के सेलिंग और परचेजिंग, मतलब उस पर संबंधित है, सेल से रिलेटेड टैक्स है। तो ये यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये तीनों आपके बिक्री से जुड़ा हुआ है, सेल से जुड़ा हुआ टैक्स है। बाकी ये जो इनकम टैक्स है, आयकर है, ये तो डायरेक्ट टैक्स है, ये आपकी इनकम पे टैक्स लगता है, पर्सनल किसी व्यक्ति की टैक्स इनकम पे टैक्स लगता है। तो ये सेल्स रेवेन्यू का पार्ट्स नहीं है, मतलब इनकम टैक्स चार्ज फ्रॉम कस्टमर ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, मतलब माल के बेचने से
और सेल्स रेवेन्यू का पार्ट्स नहीं है, सिंपल सा बस समझिए, ठीक है। ये इनकम से संबंधित, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये आंसर आयोग ने मेरे हिसाब से गलत दिया है, यहाँ पे ए आंसर आपका रहना चाहिए, ठीक है। तो इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और भी हम देख लेते हैं क्या क्या और भी स्टूडेंट को लग रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पे माल की डिलीवरी लेते समय जो राशि चुकाई जाती है, इस पे भी स्टूडेंट का डाउट है, और स्टूडेंट कह रहे हैं सर यहाँ पे कैश पेमेंट होना चाहिए। इसमें ये भी तो नहीं लिखा है कि ये फाइनेंस पे कराया गया है सारी चीज़ें, या हायर परचेज सिस्टम के थ्रू है, ऐसा कहीं लिखा भी नहीं गया इसमें। तो इसमें भी मुझे डाउट ही लग रहा है। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कैश पेमेंट आपका हो सकता है माल की डिलीवरी लेते समय जो भी राशि चुकाई जाती है, ठीक है। अमाउंट विच इज़ पेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स इस कार्ड एस। तो मेरे हिसाब से इसमें हायर परचेज सिस्टम का कहीं नाम हो ही नहीं है जिससे उस समय डाउन पेमेंट हो जाता है भाई, जो अमाउंट हम पे करते हैं। तो कैश पेमेंट हो सकता है इसका, कैश पेमेंट इसका हो सकता है माल की डिलीवरी लेते समय। भाई अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं माल 1 लाख का मंगवा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं पेमेंट करूँगा कि नहीं करूँगा, और जो पेमेंट करूँगा वो कैश पेमेंट ही होगा। इसमें कहीं हायर परचेज सिस्टम का नाम लिखा ही नहीं है। तो नहीं लिखा है तो मेरे हिसाब से ये कैश पेमेंट आपका होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ये होना चाहिए। इस पर भी संदेह है, इस पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। और भी देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पे भी स्टूडेंट को डाउट है। कह रहे हैं स्टूडेंट कि सर कौन सा चेक होता है या उसके ऑर्डर पर नामित व्यक्ति को दिया है, तो चेक पे जिसका नाम लिखा रहेगा उसी को बैंक पेमेंट करता है। तो ये ऑर्डर चेक आपका है, और ये सही है, आयोग का आंसर ये सही है। स्टूडेंट का कहना है कि सर इसका क्रॉस चेक होना चाहिए। क्रॉस चेक तब आपका इस्तेमाल किया जाता है जैसे मान लेते हैं कहीं पर भी आप खाता खुला रहे हैं, किसी भी कंपनी में आप खाता खुला रहे हैं, या पासपोर्ट आप बनवा रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो एक पहचान के तौर पे आपका बैंक का पूरा डिटेल कंपनियां मांगती हैं, तो वहाँ पे आपसे क्रॉस चेक भी मांगा जाता है, ठीक है। क्रॉस चेक, उसमें बैंक का नाम, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो इसका राइट आंसर ऑर्डर चेक है, इसमें नहीं ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और भी देख लेते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि माल और सेवाओं का को एक विभाग से दूसरे विभाग में किस कीमत पे स्थानांतरण किया जाता है। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो सप्लाई की जाती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे, ठीक है, एक विभाग से दूसरे विभाग जो भेजा जाता है वो किस मूल्य पे भेजा जाता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो आयोग ने इसे जो सेट किया है आंसर की जो है आयोग की तरफ से, वो सेलिंग है, आपका बिक्री है। लेकिन मोस्टली बुक्स में और होता भी है कि एक विभाग दूसरे विभाग को लागत मूल्य पे माल भेजता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे वो माल ट्रांसफ़र करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर ए होना चाहिए आपका, ठीक है, ए होना चाहिए। यहाँ पे मेरे हिसाब से आयोग का ये आंसर गलत है, यहाँ पे ए होना चाहिए। वैसे बेसिकली सेलिंग प्राइस आपको कहीं कहीं मिलेगा, जैसे एक विभाग थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन सेट करके दूसरे विभाग को माल भेजता है, कहीं कहीं मिलेगा, वरना मोस्टली आपको सभी बुक्स में, और होता भी यही है कि एक विभाग दूसरे विभाग को लागत मूल्य पे माल को ट्रांसफर करता है। तो मेरे हिसाब से इस पर भी ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्या ऑब्जेक्शन है। हाँ, देखिए नाम मात्र खातों के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। विच अकाउंट इज प्रिपेयर फ्रॉम नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से कौन से खाते तैयार किए जाते हैं, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो आपका सही है, PL ही रहना चाहिए। स्टूडेंट का कहना है सर ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं रहेगा, PL अकाउंट रहेगा, जिसमें हम अपने आय और व्यय के सभी खर्चों, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। और PL में हम यही करते भी हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये सही है आयोग का आंसर, इसमें नहीं ऑब्जेक्शन हो सकता। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट ने अपना भेजा है डाउट कि सर इसमें भी ऑब्जेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि मूल्य ह्रास की किस विधि में, मतलब डेप्रिसिएशन के किस मेथड के अंतर्गत परिसंपत्तियों की खरीद पर जितनी राशि खर्च की जाती है उसे एक इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और उस पर एक निश्चित दर से ब्याज अर्जित करने की अवधारणा होती है। स्टूडेंट का कहना है कि सर इसका आंसर जो रहना चाहिए वो आपका रहना चाहिए सिंकिंग फंड मेथड रहना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर वार्षिकी विधि मतलब एन्युटी मेथड आयोग ने सही माना है, और आंसर की में आपका बी ऑप्शन है। देखिए मेरे हिसाब से इसका आयोग का आंसर सही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, जैसे एन्युटी मेथड कहता क्या है, एन्युटी मेथड ये कहता है कि आप जितना भी, जैसे जितने भी हम जो हम जैसे लैंड बिल्डिंग मटेरियल, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, जितने भी हम दीर्घकालीन संपत्तियां खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स हम जो खरीदते हैं, एक तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने 1 लाख का मशीन खरीदा और उस मशीन को आप 10 साल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इसी मतलब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पहला तो ये फॉलो हो गया, और दूसरा इस मेथड में एक निश्चित दर से ब्याज भी चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये मेथड ये कहता है कि अगर इसी 1 लाख रुपए को आपने बैंक में अगर जमा किया होता या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आपको ब्याज मिलता। इसीलिए इस मेथड में जितना भी पैसा लगाया गया है फिक्स एसेट्स पे, ठीक है, उस पर हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, समझ में, एक निश्चित दर से, एक फिक्स रेट से, और इसको हम इन्वेस्टमेंट मानेंगे जो पैसा हमने मशीनरी खरीदने में लगाया हुआ है। तो ये आपका कहता है एन्युटी मेथड। तो मेरे हिसाब से एन्युटी मेथड आपका सही है। आप सभी स्टूडेंट इसे जाइए अच्छे से एक बार और पढ़ लीजिए, जो भी स्टूडेंट ने हमें इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन के लिए भेजा हुआ है आप एक बार अच्छे से उसको देख लीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे बी आंसर सही रहना चाहिए आपका।
ठीक है, बी आंसर यहाँ पे सही रहना चाहिए। अन्यूटी मेथड यहाँ पे रहेगा, निश्चित दर से ब्याज चार्ज किया जाता है। ठीक है, या इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन है। जैसे एक ही प्रकृति के मतलब एक ही नेचर के एक या एक से अधिक लेन देन जब होते हैं, एक ही दिन में होते हैं और जिसमें डेबिट और क्रेडिट समान होते हैं, तो ऐसे लेन देन को जनरल में प्रविष्टि के रूप में आसानी से दर्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे तो आयोग ने इसका आंसर नन ऑफ दीज मेरे हिसाब से माना हुआ है। ठीक है, जबकि इसका आंसर जो होना चाहिए वो मिक्स होना चाहिए। ठीक है, मिक्स जनरल एंट्री आपकी होती हैं। जैसे क्या होता है, अगर हम एक ही व्यक्ति से, जैसे राम से अगर हम एक ही दिन में 10 बार ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक बार हम इससे माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, या ये मुझे कैश पेमेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है 2 ही खाते यहाँ पे हो रहे हैं, राम से रिलेटेड खाते बार बार आ रहे हैं। तो जो दिन भर में एक ही नेचर के, मतलब चाहे रियल अकाउंट और रियल अकाउंट ही, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, मतलब एक ही प्रकृति के 2 या 2 से अधिक लेन देन वो एक ही दिन में होते हैं। ठीक है, और जैसे कैश से ही रिलेटेड अगर आप मान लेते हैं, दिन भर में आप मान लेते हैं 10 बार माल खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है जब आप माल खरीदेंगे तो क्या परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, यही 2 खाता खुलेगा और बार बार यही इस्तेमाल होगा। तो बार बार एक ही प्रकृति का, मतलब एक ही तरह के मतलब नेचर का अकाउंट्स और 2 से 2 अधिक लेन देन अगर आप करते हैं, तो इसे हम मिक्स जनरल एंट्री में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसे लेन देन को हम किस जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, मिक्स जनरल एंट्री में हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे तो मेरे हिसाब से आंसर डी रहना चाहिए, आयोग ने ई माना है, तो मेरे हिसाब से ये आयोग का आंसर मुझे गलत लग रहा है। इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। क्लियर, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इस पे ऑब्जेक्शन है स्टूडेंट का। स्टूडेंट ने कह रखा है कि सर इसमें आंसर जो है वो हानि रहना चाहिए, जबकि आयोग ने क्या आंसर माना है, लाभ माना है। डी आंसर आयोग ने माना है। तो देखिए ये आयोग का आंसर सही है, आयोग का ये आंसर सही है। क्यों? क्योंकि देखिए नाम मात्र खाते में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, अपनी मतलब इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट, जितना भी हमें प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जितना हमें लॉस होता है या एक्सपेंसेस होता है उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे 1000 का प्रॉफिट हुआ है और मैं गलती से उसे क्या कर दूँ, डेबिट क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए, लेकिन मैंने उसे गलती से डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या हो जाएगा, लाभ कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिल कर दीजिए इस बॉक्स में, प्रॉफिट कम हो जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा। और जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो जाहिर बात है, अगर आपने डेबिट साइड में लिखा है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है डेबिट साइड में लिखने से, तो नुकसान बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये आंसर सही है, इसमें ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते, ये सही है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है, हाँ इस क्वेश्चन में भी मेरे हिसाब से आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, 62 नंबर। और इसमें कह रहा है कि जो भी खाता हम तैयार करते हैं, जैसे तैयार माल के लिए उत्पादन की लागत, जो तैयार माल का आरंभिक और समापन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और तैयार माल की खरीद बिक्री और सकल, ये किस में दिखाया जाता है, आप लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में हम दिखाते हैं, विनिर्माण खाते में हम दिखाते हैं। भाई जितना हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, रॉ मटेरियल पे जितना खर्चा करते हैं, लेबर के ऊपर हम जितना खर्चा करते हैं, मजदूरी उदूरी ये सब पे करते हैं, अदर एक्सपेंसेस जैसे बिजली का बिल, रूम का किराया वगैरह, ये सारा चीज़ जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, तैयार माल का मतलब यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, इन सब पे जितना भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। और इन सबके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस हमें पता चलता है। यही ग्रॉस प्रॉफिट आपका, ग्रॉस लॉस आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फिर हमें पता चलता है नेट प्रॉफिट नेट लॉस, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि पता चलता है। तो आयोग ने इसका आंसर जो क्या दिया है, आयोग ने मेरे हिसाब से इसका आंसर कौन सा दिया है, नन ऑफ दीज दिया है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, इसका आंसर सी है, एकदम परफेक्ट इसका आंसर सी रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही आपका रहेगा। तो यहाँ पे तो इसका ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हैं, नो डाउट है। और ये आयोग के आंसर पे मुझे संदेह है, इसके लिए आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जो जो स्टूडेंट ने भेजा है उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ, और ऐसा कुछ नहीं। और इन सब के साथ साथ इस पे भी स्टूडेंट का ऑब्जेक्शन है, मतलब कि इस प्रणाली के तहत क्रेता किसी किस्त के भुगतान में अगर चूक करता है तो विक्रेता कीमत के लिए न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो ये आयोग का आंसर सही है, किस्त क्रय प्रणाली। स्टूडेंट ने इसका भी फोटो सेंड किया है, जबकि ये आंसर सही है। अगर मतलब इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में तो यही रहता है ना कि माल दोबारा नहीं ले सकता वेंडर, बेचने वाला, वो सिर्फ पैसे के लिए मांग कर सकता है और न्यायालय में का सहारा ले सकता है। अगर मान लेते हैं जो खरीदा है उसने पैसा नहीं वो पेमेंट करा तो ये कोर्ट में जा सकता है। तो ये आंसर सही है, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, स्टूडेंट ने इसको भी भेजा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बस हो गया मेरे हिसाब से 66, हाँ हो गया। तो ये ऑब्जेक्शन लगभग मिल रहे थे, जो भी क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ऑब्जेक्शन करना चाहिए तो ऑब्जेक्शन आप लोग कर दीजिए, क्योंकि अगर 1 नंबर बढ़ेगा तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर से मेरिट बनती है। और सभी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्शन आंसर की के लिए एक क्लास कवर करा दीजिए, जो जो क्वेश्चन डाउट में है उसको क्लियर कर दीजिए। मैंने लगभग क्लियर कर दिया। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन में अभी भी आपको और डाउट लग रहा है आप बता दीजिए, मैं एक बार उसको और भी देख लूँगा। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्शन के लिए आप 24 तारीख से पहले ये ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से डाल दीजिए, जब तक आंसर की शायद दिखाई देती है, लिखा हुआ है 23 तारीख तक वेबसाइट पे, उससे पहले ही आप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, कोई भी अपडेट आती है इसके रिलेटेड मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, गुड बाय।